हेलो दोस्तों, मैं कुमार सुजीत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम टू डेस्क में। आज हम देखेंगे बीपीएससी एडीओ प्रैक्टिस सेट का 20वां सेट और यह केजीएस का अंतिम प्रैक्टिस सेट है। अगले दिन हम लोग एडुटेरिया का क्लासरूम में करवाया गया प्रैक्टिस सेट देखेंगे, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वह वीडियो आप तक समय से पहुंच सके। तो चलिए अब हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करना है काकीनाडा, नागपट्टिनम, मछलीपट्टनम और विशाखापट्टनम को। तो सबसे ऊपर में उत्तर की ओर विशाखापट्टनम है, हम इसे मैप में देख सकते हैं। विशाखापट्टनम और इसके बाद काकीनाडा और उसके बाद मछलीपट्टनम और फिर है नागपट्टिनम। तो अब हम देखते हैं इसमें कि विशाखापट्टनम पहले पर है, फिर इसके बाद है काकीनाडा और फिर मछलीपट्टनम और इसके बाद अंत में नागपट्टिनम। तो 4-1-4-1-2-3 ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी सौर ऊर्जा परियोजना सही सुमेलित नहीं है? अच्छा, गलत सुमेलित को चुनना है हमें। कामथी तमिलनाडु, या सही है। कामथी जो है सौर ऊर्जा परियोजना तमिलनाडु में है। पावागढ़ गुजरात में नहीं बल्कि पावागढ़ कर्नाटक में एक जगह है। कर्नाटक के तुमकुरु जिले में यह सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई है। तो नहीं सुमेलित था, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। पावागढ़ गुजरात नहीं बल्कि कर्नाटक। भाडला राजस्थान और बैल्सपन मध्य प्रदेश, यह सही है। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन प्रतिशत पाया जाता है? सर्वाधिक वन प्रतिशत जो है मिजोरम में पाया जाता है और यह कितना है? 84.53। 84.53% जो है मिजोरम में पाया जाता है वन, और यह सर्वाधिक है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश का स्थान आता है और फिर मेघालय का। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, तीनों को आपको क्रम में याद रखना चाहिए। मिजो, अरु, मेघा, अर्थात मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सूर्य, पवन एवं बायोमास गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। यह कथन सही है। हाँ, यह गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। खनिजीय संसाधनों की पुनः प्रतिस्थापन नहीं हो सकती। एक बार यदि खनिज संसाधन समाप्त हो जाए निकट भविष्य में इसकी पूर्ति असंभव है। यह भी सही है। देश के भौगोलिक क्षेत्र का एक 7वां हिस्सा वनाच्छादित है। 7वां हिस्सा भारत का अभी तक वनाच्छादित 7वां हिस्सा नहीं है बल्कि ज्यादा है, तो ऑप्शन सी गलत है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत प्रदूषण पैदा करते हैं, यह कथन भी सही है। तो इस तरह हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। मानसून की उत्पत्ति की तापीय विचारधारा के प्रतिपादक व समर्थक हैं। तो मानसून की उत्पत्ति की तापीय विचारधारा के प्रतिपादक हैं एडमंड हेली, जिन्होंने 1686 ईस्वी में इस सिद्धांत को समझाया था कि एशियाई मानसून की उत्पत्ति का शास्त्रीय सिद्धांत के रूप में भी हम इसे जानते हैं। उन्होंने बताया था कि मानसून जो है महाद्वीपीय और महासागरीय क्षेत्रों के बीच तापमान में अंतर के कारण मौसमी हवाएं चलती है। तो यह किसने कहा था? एडमंड हेली ने। पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व की वर्षा को कहते हैं। तो पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व की वर्षा को काल बैसाखी कहते हैं या नॉर्वेस्टर कहते हैं। नॉर्वेस्टर वर्ड को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि नॉर्वेस्टर जो है पश्चिम बंगाल में चलती है और यह मानसून पूर्व की वर्षा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कोयना परियोजना महाराष्ट्र में है, यह सही है। शरावती कर्नाटक, बालीमेला उड़ीसा, सबारीगिरी या सबरीगिरी परियोजना जो है यह गुजरात की नहीं बल्कि यह परियोजना केरल की है। इस तरह हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच मुख्य विभाजक जो है दिल्ली रिज है, अरावली श्रेणी है, सह्याद्री पश्चिमी घाट और अमरकंटक की पहाड़ियां जो है यह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक का काम करती है। अर्थात इधर से निकलने वाली नदियां अरब सागर में गिरेगी और इधर की नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, तो जल विभाजक के रूप में कार्य करती है। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है?
तो ज्वार नदमुख अर्थात एस्चुरी बनाने वाली नदियां जो है वो कौन कौन सी है? ताप्ती और नर्मदा। तो ऑप्शन में ताप्ती है हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी ताप्ती। ताप्ती और नर्मदा जो है वह एस्चुरी बनाती है, ना कि डेल्टा। बाकी नदियां कावेरी, गोदावरी, महानदी ये एस्चुरी नहीं बल्कि डेल्टा बनाती है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? कश्मीर घाटी यह पीर पंजाल और वृहद हिमालय के बीच स्थित है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, वृहद पीर पंजाल और वृहद हिमालय। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो मेघालय पठार का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो यह है भुवन पहाड़ियां। भुवन पहाड़ियां जो है मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है। आप जानते हैं कि गारो, खासी और जयंतियां, तीनों के क्रम को आपको याद रखना चाहिए। गारो, खासी और जयंतियां पहाड़ी जो है यह मेघालय पठार का हिस्सा है। भुवन पहाड़ी इसका हिस्सा नहीं है। द्वीपीय भारत के शिखरों के समूह का चयन उसकी ऊंचाई के अवरोही क्रमानुसार कीजिए। अवरोही अर्थात सबसे पहले हम जो सबसे बड़ा है इस ऑप्शन के अनुसार उसे पहले नंबर पर रखेंगे। तो अनाईमुडी, अनाईमुडी की ऊंचाई है 2695 मीटर। तो अनाईमुडी 2695 मीटर है। डोडा बेटा की ऊंचाई है 2637 मीटर। गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर और महेंद्रगिरी की ऊंचाई है 1501 मीटर। तो अवरोही क्रम में लगाना था तो ऑप्शन डी करेक्ट है। अनाईमुडी, डोडा बेटा, गुरु शिखर और महेंद्रगिरी। गुरु शिखर की ऊंचाई आपको खास तौर से याद रखनी है क्योंकि यह हाल फिलहाल काफी चर्चा में है अरावली पर्वत श्रृंखला के कारण। हम देखते हैं प्रश्न संख्या 13 को। हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है। हिमालय में हिमरेखा जो है 43 से 6000 मीटर पूर्व में स्थित है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। संविधान में संशोधन की आवश्यकता समय समय पर क्यों होती है? तो संविधान में संशोधन की आवश्यकता जो है इसके पीछे मूल रीजन है कि समय के साथ जो है परिस्थितियां बदलती है तो संविधान में बदलाव होते हैं। तो समय के साथ बदलती परिस्थिति के कारण संविधान में बदलाव जरूरी होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? राष्ट्रीय आपातकाल जो है संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाया जाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 जो है यह वित्तीय आपातकाल से संबंधित है और अनुच्छेद 356 जो है राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। और राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। नेक्स्ट है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। ऑप्शन डी करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के अलावा कोई भी धन विधेयक संसद में पेश नहीं किया जा सकता? तो धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता। तो उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं बल्कि उपयुक्त में से कोई नहीं हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि धन विधेयक पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति जरूरी होती है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? तो उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव जो है यह राज्यसभा में पेश किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मद राष्ट्रीय आय माप से बाहर रखी गई है? तो राष्ट्रीय आय माप से बाहर किसे रखी गई है? तो यह सेकेंड हैंड माल की बिक्री से प्राप्त आय। सेकेंड हैंड माल की बिक्री से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। प्राथमिक में कच्चे माल का निष्कर्षण यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ए का 3। इस तरह हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। द्वितीयक में निर्माण क्षेत्र जो है द्वितीयक में आता है और तृतीय क्षेत्र में सेवाएं आती है। पंचम में उच्च स्तरीय जो निर्णय होते हैं डिसीजन मेकिंग होते हैं वो पंचम में आते हैं। तो बी का 4। इस तरह हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब है। अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब होता है उत्पादन जो है हम ऐसी चीजों को कहते हैं जिससे चीजें उपयोगी बनती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, उपयोगिता बनाना। रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह 1922 ईस्वी में हुआ था। 1922 से 24 के दौरान जो है 1922 से 24 के दौरान रंपा विद्रोह हुआ था। कहाँ हुआ था?
आंध्र प्रदेश में हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू द्वारा किया गया था। अल्लूरी सीताराम राजू। तो रंपा विद्रोह 1922 से 24 के बीच हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था और अल्लूरी सीताराम राजू ने इसे लीड किया था। 1904 में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्थापना किसने की जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था? तो 1904 में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना जो है वह दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो संचालन जो है यह उषा मेहता द्वारा किया गया था। और इसका पहला प्रसारण कब हुआ था? इस डेट को आपको याद रखना चाहिए। इसका पहला प्रसारण 27 अगस्त 1942 को हुआ था। 27 अगस्त 1942 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत का गवर्नर जनरल जो है वह लॉर्ड इरविन था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन था। असहयोग आंदोलन को वापस लेने पर किसके द्वारा कटु विरोध किया गया था? तो असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी द्वारा वापस ले लिया गया था। और इसका विरोध किसके द्वारा किया गया था? इसका विरोध कांग्रेस के भीतर जो भी नेता थे, कई नेताओं द्वारा इनका विद्रोह किया गया था, इसका विरोध किया गया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, इसके अतिरिक्त गांधी ने कांग्रेस को एक व्यापक कार्यक्रम प्रदान किया। तो किनके अतिरिक्त गांधी ने एक व्यापक कार्यक्रम प्रस्तुत किया था? रचनात्मक कार्यक्रम। ऑप्शन बी करेक्ट है। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? तो बंगाल विभाजन जो है यह किस रूप में मनाया गया था? तो यह शोक के रूप में मनाया गया था। पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल जो है अंग्रेजी भारतीय सेना में कब शामिल हुई? यह दिसंबर 1856 में शामिल की गई थी। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमादायन सभा के निम्न विकल्पों में से संयोजन पहचानिए। इस विकल्प में इसके संस्थापक के नाम दिए गए हैं। हमें संस्थापक के नाम को याद रखना चाहिए। प्रार्थना समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो प्रार्थना समाज जो है आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। तो पहले पे आत्माराम पांडुरंग यहाँ है और यहाँ बी और सी में है, तो बाकी ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर लेंगे। यंग इंडिया के संस्थापक जो है मोहनदास करमचंद गांधी थे। तो यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी। तो इस तरह हम अपने करेक्ट ऑप्शन तक पहुंचते हैं, ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ तो ज्योतिबा फुले यह भी गलत है। बाकी ऑप्शन को हम देख लें। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले और फिर रहनुमाई मजदयान सभा नौरोजी फरदौनजी। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। आपको इनके संस्थापक को याद रखना चाहिए। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले और रहनुमाई मजदयान सभा नौरोजी फरदौनजी। नेक्स्ट है 1857 का वुड डिस्पैच किससे संबंधित था? 1854 का वुड डिस्पैच जो है यह भारत में आधुनिक शिक्षा से संबंधित था। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 31 को। 1854 का वुड डिस्पैच किससे संबंधित था? 1854 का वुड डिस्पैच भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना, आधुनिक शिक्षा, इन दोनों से संबंधित था और इसीलिए उपयुक्त में से एक से अधिक जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो अबुल कलाम आजाद ने किन पत्रिका का संपादित किया था? तो यह जो अल हिलाल एक उर्दू समाचार पत्र था
और इसका संपादन जो है अबुल कलाम आज़ाद द्वारा 1912 ईस्वी में किया गया था। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 33 को। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई थी। लॉर्ड कर्जन, रिपन नहीं बल्कि कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन द्वारा इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1901 ईस्वी में मेरठ और देहरादून में की गई थी। मेरठ, देहरादून। तो आपको याद रखना इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने की थी 1901 में मेरठ और देहरादून में। क्या उद्देश्य था? भारतीय राजकुमार और कुलीनों को सैन्य प्रशिक्षण देना। नेक्स्ट है अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि का संबंध किससे है? अलीनगर की संधि जो है यह ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। कब हुई थी? 1757 में। फरवरी 1757 ईस्वी में कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच जो है अलीनगर की संधि हुई थी। सूफी किस रूप में जाने जाते हैं? सूफी जो है मुस्लिम संत होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। राष्ट्रीय शासक किसको कहा गया है? राष्ट्रीय शासक अकबर को कहा गया है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अल बरूनी भारत आया था। अल बरूनी भारत कब आया था? तो अल बरूनी जो है 1017 ईस्वी में गजनबी के साथ ही भारत आया था। तो 1017 ईस्वी में किसके साथ? महमूद गजनबी। और अल बरूनी ने बाद में अपनी पुस्तक जो है किताब उल हिंद लिखा या तहकीक हिंद लिखा। तो कब हो जाएगा हमारा ऑप्शन? 11वीं सदी में। 1017 है और इसलिए 11वीं सदी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। राजा खारवेल किससे संबंधित है? राजा खारवेल जो है हाथी गुम्फा अभिलेख से संबंधित है। हाथी गुम्फा अभिलेख उदयगिरी पहाड़ी उड़ीसा में स्थित है। किस चोल शासक ने गंगईकोंडचोलपुरम नामक एक नई राजधानी की स्थापना की? गंगईकोंडचोलपुरम नामक नई राजधानी जो है चोल शासक राजेंद्र प्रथम द्वारा बसाया गया था। गंगईकोंडचोलपुरम का शाब्दिक अर्थ होता है गंगा को जीतने वाला चोल। तो राजेंद्र प्रथम हमारा करेक्ट ऑप्शन है। डिमेट्रियस किसके समकालीन थे? डिमेट्रियस जो है अशोक के समकालीन थे। बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह क्या कहलाता है? महात्मा बुद्ध की शिक्षा का संग्रह जो है वह कहलाता है त्रिपिटक। त्रिपिटक अर्थात 3 पिटारियां या 3 टोकरियां। यह पाली भाषा में रचित है। 3 पिटक कौन कौन है? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता है। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता जो है वहां की नगर योजना है। बिहार में कृषि आधारित ये बाकी जो है चौड़ी सड़कें, निकासी व्यवस्था, पक्का मकान, ये सब इसी में नगर योजना में सम्मिलित हो जाएंगी। तो मुख्य विशेषता क्या है? नगर योजना। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो कृषि आधारित उद्योग में कौन से खाद्य उद्योग बिहार में सर्वप्रमुख है? तो ये है अनाज आधारित उद्योग। ऑप्शन ए करेक्ट है। बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तन करने के लिए जानी जाती है? तो बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तन करने के लिए जानी जाती है? तो ऑब्वियस है वह कोसी नदी है। कोसी नदी को बिहार का शोक इसलिए कहते हैं। बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है। बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड जो है वह योजना और विकास विभाग है। दक्षिण बिहार के औद्योगिक विकास का मुख्य कारण क्या है? दक्षिण बिहार में औद्योगिक विकास होने का मुख्य कारण है खनिज और कोयले का पर्याप्त भंडार, सड़क और रेल का उत्तम जाल, सस्ता श्रम। ये सभी उपयुक्त में से सभी जो है दक्षिण बिहार में औद्योगिक विकास का कारण है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें आरक्षित है और 2 सीटें जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था। कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किनके द्वारा किया गया था? ये है संथाल विद्रोह। इनके कारण हुआ था 1855-56 में बिहार के संथालियों ने। 1937-38 के दौरान बिहार में बकास्ट आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? बकास्ट आंदोलन जो है 1937-38 में स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट है।
1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना जो है यह सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा की गई थी। 1 किलोवाट आवर निम्न में से किसके बराबर है? 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल। ऑप्शन ए करेक्ट है। किलोवाट आवर ना 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाले साधन को क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाले साधन, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है? तो यह मोटर होता है, विद्युत मोटर। ऑप्शन बी करेक्ट है। डायनमो क्या करता है? यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? गति को सर्वप्रथम जो है गैलीलियो ने परिभाषित किया था, गैलीलियो। ऑप्शन ए करेक्ट है। सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट के तापक्रम किस बिंदु पर समान होते हैं? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोनों समान होते हैं। दो उत्तरोत्तर श्रृंगों अथवा दो उत्तरोत्तर गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो दो उत्तरोत्तर श्रृंगों अथवा दो उत्तरोत्तर गर्तों के बीच की दूरी को इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे जो है तरंग दैर्ध्य अर्थात वेवलेंथ कहते हैं। तो दो उत्तरोत्तर श्रृंग और दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। निम्न गैस अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं। अश्रु गैस के रूप में किसे प्रयोग में करते हैं? तो यह है Cl2 क्लोरीन। क्लोरीन जो है अश्रु गैस के रूप में काम करता है। विद्युत इस्त्री में क्या उपयोग होता है? विद्युत इस्त्री में किसका यूज होता है? तो इसमें जो है नाइक्रोम के वायर का यूज होता है। नाइक्रोम में क्या होता है? तो 80% निकल होता है और 20% जो है वह क्रोमियम होता है, नाइक्रोम। विद्युत इस्त्री में नाइक्रोम का यूज होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 58 को। सीवी रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो सीवी रमन को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। भौतिक विज्ञान हमारा करेक्ट ऑप्शन है और इसलिए हम 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज हुई थी और जिसके लिए उन्हें भौतिकी में 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। इस फैक्ट को आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट है, पानी को रोगाणुमुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो पानी को रोगाणुमुक्त करने के लिए जो है क्लोरीन का यूज किया जाता है। मूत्र का पीएच है, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो यह जो है 4.5 से 8 के बीच होता है। कितना होता है? 4.5 से 8 के बीच। तो इस तरह हम ऑप्शन में देखें तो एवरेज यदि हम देखें तो 6 होता है, तो एवरेज के रूप में यहाँ दिया गया है 6। किस धातु से बनाए गए मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे के में पुर्जे के रूप में लिया जाता है? हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे के रूप में एल्युमिनियम का बहुत यूज होता है। एल्युमिनियम हमारा करेक्ट ऑप्शन है। कार्बन का कौन सा प्रूफ कांच को काटने में प्रयुक्त होता है? तो कार्बन का जो है हीरा जो है कांच को काटने में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह काफी कठोर होता है। कृत्रिम उर्वरक में सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और एक तीसरा तत्व कौन सा होता है? तो कृत्रिम उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस, NPK, पोटेशियम, NP और K, पोटेशियम होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। कौन सी गैस हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त होती है? एसिटिलीन गैस जो है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में, एसिटिलीन नहीं एथिलीन गैस का यूज जो है फलों को पकाने में होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। मेंडेल अपने शोध के लिए जिस पौधे का प्रयोग किया था वह था? तो मेंडेल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का यूज किया था। ऑप्शन सी करेक्ट है। घरेलू छिपकली किस वर्ग का सदस्य है? घरेलू छिपकली जो है वह रेप्टिलिया समूह का सदस्य है। मानव नेत्र के गोले का व्यास कितना होता है? मानव नेत्र के गोले का व्यास जो है वह 2.3 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 68 को। एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है?
एस्कॉर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी को कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। रक्त वर्गों की खोज किसने की थी? रक्त वर्ग अर्थात ब्लड ग्रुप की खोज किसके द्वारा की गई थी? लैंड स्टीनर के द्वारा, कार्ल लैंड स्किनर। 1901 ईस्वी में इन्होंने रक्त वर्ग की खोज की थी। चेचक का टीका कहाँ से प्राप्त होता है? चेचक का टीका जो है भेड़ों से प्राप्त होता है। पौधों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? पौधे का अध्ययन जो है विज्ञान की वनस्पति शास्त्र के अंतर्गत पौधे का अध्ययन करते हैं। टारपिन का तेल निकाला जाता है। टारपिन का तेल जो है चीड़ के पौधे से प्राप्त होता है, चीड़ के पेड़ से। ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्न में कौन सा जीवाणु दूध से दही जमाने में सहायता करता है? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु जो है दूध से दही जमाने के लिए उत्तरदायी है। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की रचना जो है यह चार्ल्स डार्विन द्वारा की गई थी। डार्विन करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और उनके दल ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन आईएसएस पर अपने 18 दिवसीय प्रवास के दौरान किस भारतीय प्रजाति पर सूक्ष्म गुरुत्व प्रयोग किया था? यह प्रयोग जो है टार्डिग्रेड्स पर किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट है। भारत में पहली बार किस देश में आयोजित एक्सरसाइज टेलिम्सन सेबर नामक सैन्य अभ्यास में भाग लिया था? भारत ने टेलिम्सन सेबर नामक सैन्य अभ्यास में भाग लिया था और यह किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। भारत ने 2024 में इसमें पहली बार भाग लिया था और इसमें यूएसए सहित कुल 19 देशों ने भाग लिया। इजराइल ने 13 जुलाई 2025 को अपने किस सबसे उन्नत संचार उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया? तो इजराइल ने जो है एक संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया है और इस उपग्रह का नाम क्या था? तो इस उपग्रह का नाम था ड्रोर फर्स्ट। ड्रोर फर्स्ट जो है DROR फर्स्ट, यह इजराइल का एक संचार उपग्रह है। संचार उपग्रह वर्ड याद रखना आपको। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA के बीच भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच हुआ नया व्यापार समझौता किस तारीख से लागू होगा? तो भारत और यूरोपीय संघ के बीच जो है व्यापार समझौता 1 अक्टूबर 2025 से लागू होना था। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। खेल दिवस के अवसर पर बिहार झारखंड के खिलाड़ियों के लिए नई खेल एकेडमी का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो नई खेल एकेडमी जो है यह राजगीर में बनाई गई है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए किस तकनीक के माध्यम से कृत्रिम वर्षा कराने की ऐतिहासिक परियोजना शुरू की जा रही है? तो कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए जो है क्लाउड सीडिंग के द्वारा जो है कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। हाल ही में दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति जो है दक्षिण अफ्रीकी देश है सूरीनाम, और सूरीनाम की जेनिफर गेरिंग्स जो साइमंस जो है सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपनी स्वदेशी क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली नाविक को और अधिक सशक्त बनाने के लिए वर्ष 2026 तक कितने अतिरिक्त नेविगेशन उपग्रह प्रक्षेपित करने की योजना बनाई है? इसके तहत जो 3 और नेविगेशन उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को अप्रैल 2025 की फिस्कल मॉनिटरिंग रिपोर्ट किसकी है? IMF की है और इसके अनुसार 2025 में दुनिया का सबसे अधिक ऋण GDP अनुपात, तो दुनिया का सबसे अधिक ऋण GDP अनुपात वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक ऋण GDP अनुपात जो है वह है सूडान का ऋण GDP अनुपात जो 252% है और यह काफी ज्यादा है। और दूसरे नंबर पर कौन होगा सोच सकते हैं आप? दूसरे नंबर पर है जापान का ऋण GDP अनुपात जो 234 है, तो यह काफी ज्यादा है। नेक्स्ट है पटना हाईकोर्ट के 45वें नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो पटना हाईकोर्ट के 45वें मुख्य न्यायाधीश जो है वे कौन बने? वे हैं पंचोली, तो विपुल M पंचोली। ऑप्शन सी करेक्ट है। अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार कौन है? तो वे हैं राजा कुमारी को अपने गाने रेनगेड वी नेवर रन के लिए फेवरेट साउंड ट्रैक श्रेणी में यह अवार्ड मिला है। मेघालय के जोवाई शहर में किस आदिवासी समुदाय द्वारा पारंपरिक बेदी नखलम महोत्सव मनाया गया? आपको पहली बात तो ये याद रखनी चाहिए कि
बेहदी नखलम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मेघालय के जोवाई शहर में। और यह किस आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया गया? तो यह जो है पनार पनार आदिवासी समुदाय ने बेहदी नखलम महोत्सव मनाया। नेक्स्ट है, भारत और सिंगापुर के बीच होने वाले 14वें संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र। बोल्ड कुरुक्षेत्र किसके बीच मनाया जाता है? तो भारत और सिंगापुर के बीच का सैन्य अभ्यास है। और यह 14वां सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो यह जो है जोधपुर बेस पर आयोजित किया गया। ऑप्शन बी करेक्ट है। कछुओं के संरक्षण के लिए किस मंदिर को आदर्श मंदिर का दर्जा दिया गया? कछुओं के संरक्षण के लिए नाग शंकर मंदिर को जो है आदर्श मंदिर का दर्जा दिया गया। नाग शंकर मंदिर कहाँ है? तो नाग शंकर मंदिर जो है असम में स्थित है। असम के सोनाथ जिले में यह मंदिर स्थित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 16 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 16 जुलाई 2025 को स्वीकृत प्रधानमंत्री धन्य दान कृषि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री धन्य दान कृषि योजना का मुख्य उद्देश्य 100 चयनित कृषि जिलों में कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाना। गांधीनगर स्टेट गिफ्ट सिटी कंपनी लिमिटेड का नया सीईओ, एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो संजय कौल को गिफ्ट सिटी का नया सीईओ बनाया गया। यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2024 में किस क्षेत्र ने बच्चों के टीकाकरण में अब तक का सर्वोच्च स्तर हासिल किया? तो यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ की हालिया रिपोर्ट के अनुसार जो है बच्चों के टीकाकरण में सर्वोच्च स्तर किस क्षेत्र ने हासिल किया है? तो यह क्षेत्र है दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया ने 2024 में यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने मधुमक्खियों को साइबोर्ग में बदलने वाला दुनिया का सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रण उपकरण विकसित कर लिया है? साइबोर्ग हम किसे कहते हैं? साइबोर्ग हम कोई भी जीवित शरीर या और रोबोट के संयोजन को हम साइबोर्ग कहते हैं। तो मधुमक्खियों को साइबोर्ग में बदलने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो यह है चीन। चीन ने जो है इतना हल्का मस्तिष्क नियंत्रण उपकरण विकसित किया है कि इसे मधुमक्खी के ऊपर भी लगाया जा सकता है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने भारत के अंतर्देशीय जल परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाने के लिए किस वैश्विक रसद कंपनी के साथ समझौता किया है? तो भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण ने रेनस लॉजिस्टिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ यह समझौता किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन अवार्ड ऑफ द सॉर्डर्न क्रॉस से सम्मानित किया है? तो ऑफ द सॉर्डर्न क्रॉस ये किसका सम्मान है? तो यह जो ब्राजील देश के द्वारा दिया गया सम्मान होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। विश्व युवा कौशल दिवस 2025 की थीम क्या थी? विश्व युवा कौशल दिवस 2025 की थीम थी एआई और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण, यूथ एम्पावरमेंट थ्रू एआई एंड डिजिटल स्किल। ऑप्शन सी करेक्ट है। 58वीं एडीबी वार्षिक बैठक के दौरान भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस देश के अपने समकक्ष के साथ आर्थिक और बहुपक्षीय सहयोग पर बातचीत की है? तो 58वीं एडीबी वार्षिक बैठक 58वीं एडीबी वार्षिक बैठक जो यह कहाँ हुई थी? तो यह मिलान इटली में हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट है, मिलान इटली। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के कितने सदस्यीय टीम ने माउंट मकालू की सफल चढ़ाई की? आईटीबीपी के सदस्यों ने माउंट मकालू की चढ़ाई की और कितने सदस्य थे इसमें? 12 सदस्य थे। ऑप्शन डी करेक्ट है। माउंट मकालू जो है विश्व की 5वीं सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है 8,485। इस फैक्ट को भी आप याद रखेंगे। यह विश्व की 5वीं सबसे ऊंची चोटी है और 12 सदस्यों ने इसकी सफलतापूर्वक चढ़ाई की। बिहार सरकार के सतत जीविकोपार्जन योजना का लाभ अब किस नए लाभार्थी समूहों को भी प्रदान किया जाएगा? तो सतत जीविकोपार्जन योजना यह बिहार सरकार की है और यह जो है तारी और देसी शराब के उत्पादन को जो है खत्म कर दिया गया। तो इसके लिए और इससे जुड़ी उत्पादन और इसकी बिक्री से जुड़ी गरीब परिवारों के लिए थी, जिसे अब दिव्यांगजन और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भी बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट है जून 2025 में जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक। निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट में भूमि से घिरे राज्यों अर्थात लैंडलॉक्ड स्टेट को श्रेणी में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह जो है बिहार को 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। निर्यात तैयारी सूचकांक, इस बात को याद रखना, निर्यात तैयारी सूचकांक में बिहार का स्थान कितना है? बिहार का स्थान है
9वां। और आज का अंतिम प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन। तो भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन किसके द्वारा शुरू की गई? तो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। तो किन दो वन्यजीव क्षेत्रों को जोड़ती है? तो किन दो वन्यजीव क्षेत्रों के बीच है? दुधवा टाइगर रिजर्व और कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। तो दुधवा और कतरनिया घाट के बीच जो है विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू की गई है। तो इस तरह हमने सभी 100 प्रश्नों को देखा। अगले दिन हम लोग एडुटेरिया का क्लासरूम में करवाया गया टेस्ट सीरीज देखेंगे।